हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं। हमें गर्व है कि हमारे देश में एक ऐसी सेना है कि जो कि दुनिया भर में अपराजय कहलाती है, इंडियन आर्मी। जी हाँ, आज हम हमारे देश की इस आर्मी के एक सच्ची घटना आपके साथ साझा करना चाहते हैं। योगेंद्र सिंह यादव, नाम तो सुना ही होगा आपने, जिनका कहना यह है कि आर्मी मरने के लिए नहीं बल्कि मारने के लिए पैदा होती है। कारगिल युद्ध के दौरान इन्हें 17 गोलियां लगी थी, लेकिन उस समय इन्होंने अपने आप से कहा, अगर दुश्मन को मारने से पहले मुझे मौत आ गई तो मौत को भी उसकी मौत दिखा दूंगा। और इन्होंने मजबूत हौसलों के सहारे दुश्मन के बंकर उड़ा दिए, तबाह कर दिए और एक एक करके सब दुश्मन को मारने लगे। एक समय ऐसा आया कि दुश्मन ने तीनों तरफ से इन्हें घेर लिया। तब तक इनके सभी साथी शहीद हो चुके थे। दुश्मन की सेना ने इनके साथियों के ऊपर गोलियां मार रही थी, चेक कर रही थी कि वो जिंदा हैं या मर गए हैं। इनके पास आए, इनके हाथ और पैर पर गोलियां दागी, चुपचाप लेटे रहे, सारे दर्द सहते रहे। उसके बाद दुश्मन की सेना ने इनके सीने पर भी गोलियां चलाई, लेकिन इनके जेब पर कुछ सिक्के थे जिनकी वजह से इनकी जान बच गई। जिसके बाद मौका मिलने पर दुश्मन की ठिकानों पर तबाही मचा दी इन्होंने। उनका एक हाथ पूरी तरह जख्मी हो चुका था। वह उसी जख्मी हाथ को लेकर बड़ी मुश्किल से अपने कैंप पर लौटे और अपने साथियों को पूरी जानकारी दी। और उसके बाद जो भी हुआ दुनिया के सामने, हमारी इंडियन आर्मी उस कारगिल युद्ध को जीत गई। उनकी यह असाधारण वीरता को देखकर भारत सरकार ने 4 जुलाई 1999 को भारत का सर्वोच्च सम्मान, भारतीय सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया। हमें गर्व है कि परमवीर योगेंद्र सिंह यादव जी हमारे यहाँ पधारे। श्री अरबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर, मातृभवन कटक, वो एक यादगार पल रहा हमारे लिए। हमेशा के लिए याद रहेगी यह बात। उनके साथ रूबरू होने का एक मौका मिला। हमारे स्कूल के कुछ बच्चे वहां पर मौजूद थे, इनका इंतजार कर रहे थे। परमवीर योगेंद्र जी हमारे बीच पहुंचे, उनका कुछ अभिभाषण रखा। हमें एक नई ऊर्जा दी। उनकी अभिभाषण सुनकर हमें तो ऐसा लगा कि काश हम भी सेना में होते। आइए, उन्होंने क्या कहा अपने अभिभाषण में, उनसे सुनते हैं। स्कूल के प्रिंसिपल, तमाम शिक्षक, माँ, शशि भाई, आप सबको मेरा नमन है, वंदन है, आभार व्यक्त भी करता हूँ। और आभार व्यक्त करता हूँ इन बच्चे और बच्चियों को जो इतनी समय विलंब होने पर भी एक साहस के साथ, एक धैर्य के साथ आप बैठे हुए हैं। अभी जिस तरह से आपको ये बताया, परमवीर चक्र, आप लोगों को मालूम भी नहीं होगा कि परमवीर चक्र देश का हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है। इससे बड़ा कोई अवार्ड नहीं है। और आज तक कितने लोगों को मिला है ये भी शायद आप लोग नहीं जानते। ये 21 लोगों को आज तक मिला है आजादी के बाद। 21 में से 14 को मरणोपरांत मिला है और 7 को जीवित मिला है। और 7 में से आज 3 जीवित है। अगर रिपब्लिक डे परेड आप देखते होंगे तो रिपब्लिक डे परेड की अगुवाई परमवीर चक्र और अशोक चक्र विजेता ही करते हैं।
तो आपको उसमें देखने को जरूर मिलेगा। आज अगर मैं आपसे बात करने के लिए आया हूँ तो आज उस समय की बात करने के लिए आया हूँ, उस जगह की बात करने के लिए आया हूँ, वीरों की बात करने के लिए आया हूँ जिन्होंने अपने खून की एक एक बूंद को, जीवन की अपनी एक एक सांस को इस भारत मां पर कुर्बान कर दिया। 23 साल पूर्व कारगिल युद्ध की दास्तान आपको सुनाने के लिए आया हूँ, आपको बताने के लिए आया हूँ। आपने एलओसी कारगिल मूवी देखी? नहीं देखी? बड़े सही बच्चे टीवी नहीं देखते, कार्टून देखते। हाँ, लेकिन अभी कार्टून भी बन गए हैं ना। एलओसी कारगिल मूवी में देखना, उसमें कारगिल का पूरा चित्रण दिया गया है और मनोज वाजपेयी ने मेरी भूमिका को अदा किया है। और इसी की एक लक्ष्य मूवी भी है जिसमें ऋतिक रोशन ने मेरा रोल अदा किया। आप जिस तरह से बैठ कर के आज मुझे सुन रहे हैं, मैं भी आप ही की तरह 25 साल पहले ऐसी स्कूल में बैठ करके लोगों की बातों को सुना करता था, उन बुद्धिजीवी व्यक्तियों की, उन शूरवीर योद्धाओं की कहानियों को जो आते थे और स्कूल में आकर के बता करके जाते थे। तो जो हम पढ़ते हैं, जो देखते हैं, उसी से हमारे विचार बनते हैं। थॉट प्रोसेस उसी से शुरू होता है। अगर हम नीम का कोई पेड़ देखते हैं तो पेड़ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जो जिस चीज को देखता है उसी के बारे में उसकी थॉट प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो मैं क्योंकि बड़ा सौभाग्यशाली हूं, क्योंकि मैं एक एक्स सर्विसमैन का बेटा। मेरे पिता ने 65 और 71 का युद्ध लड़ा, तो पिता से 65 और 71 के युद्धों की दास्तानों को सुनता था और किताबों में अपने वीरों की कहानियों को पढ़ करके बड़ा हो रहा था। तो उन्हीं को पढ़ करके, सुनकर के मन मस्तिष्क के अंदर वो भाव पैदा हुए कि मुझे एक सैनिक बनना है और एक युद्ध को लड़ना है। और उन भावों को जब आत्मा के साथ जीते हैं, सपने तो आप ही देखते हो, किसी को डॉक्टर बनने का सपना देख रहा है, कोई इंजीनियर बनने का सपना देख रहा है, कोई आईएएस बनेगा, कोई पीसीएस बनेगा, तो हो सकता है कोई फौज में भी चले, फौज में बनने का या ऑफिसर बनने का किसी का सपना हो। हम सपनों को देखते हैं, सपने रात को देखते हैं, सुबह जो है खत्म हो जाता है। लेकिन ऐसा भी नहीं, अगर सपनों को आप आत्मा से जीते हो, आत्मा से देखते हो, तो वो सपने साकार ना हो ऐसा नहीं है। दुनिया की कोई ताकत आपको उन सपनों को पूरा करने से नहीं हो सकती अगर आप उनको सपनों को जी रहे होते। मैं बचपन से जब 8th क्लास में ही था, 8th क्लास के अंदर एक चैप्टर था जिसमें कैलाश पर्वत का जिक्र आया और उस टीचर से पूछा, सर ये कहाँ पर है? तो बताया गया कि अखंड भारत का पहले एक हिस्सा था, लेकिन अभी ये चाइना में। तो एक जिस तरह से आपके मन के अंदर जिज्ञासा होती है, तो उसी तरह से हमारी भी जिज्ञासा थी और हमें स्टैंडर्ड सबसे बड़ा हथियार लगता था। उनके सर स्टैंडर्ड दिलवा दो, कैलाश पर्वत को हम इंडिया में वापस ला सकते हैं। इस भाव के साथ जीते जीते बड़े हो रहे थे। 12th क्लास का छात्र था मैं, अभी हाफ ईयरली एग्जाम नहीं हुआ था। मात्र 16 साल 5 महीने की अवस्था में मैं सेना के अंदर भर्ती हुआ और जिस सपनों को बचपन में जीता हुआ आ रहा था, आज वो सपने पूरे होने वाले थे। युद्ध लड़ने की जो मैं सोच थी, अब युद्ध मुझे लड़ना है, जबकि युद्ध होने के दूर दूर तक कोई आशा ही नहीं थी, कोई वो था ही नहीं कि युद्ध भी होगा। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, वर्ष 1998 आया तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों ही मुल्क, दोनों ही राष्ट्र परमाणु संपन्न राष्ट्र बने थे उस समय। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने उस समय परमाणु परीक्षण किया था और पूरा मुल्क, हमारा राष्ट्र परमाणु
परमाणु संपन्न राष्ट्र बन गया था, तो पाकिस्तान ने भी अपने परमाणु परीक्षण शुरू किए। अटल बिहारी वाजपेयी उस समय प्रधानमंत्री थे, वो जान चुके थे कि दोनों ही राष्ट्र बारूद के ढेर पर आकर के खड़े हुए हैं। अगर नफरत की छोटी सी चिंगारी इसमें लग गई तो पूरी मानवता का विनाश हो सकता है। इसलिए उन्होंने शांति का पथ अपनाया और समझौता एक्सप्रेस लाहौर बस यात्राएं शुरू की, ताकि दोनों मुल्कों की आवाम के बीच शांति हो, मैत्रीपूर्ण वातावरण बनो, सौहार्दपूर्ण वातावरण हो, दोनों देश आपस में व्यापार कर सके, मानवता का कल्याण हो सके और हम तरक्की के राह पर आगे बढ़ सके। लेकिन पाकिस्तान का जनरल परवेज मुशर्रफ वो नहीं चाहता था कि दोनों मुल्कों की आवाम के बीच शांति हो, दोनों राष्ट्र तरक्की करें, मानवता का कल्याण हो। तो उन्होंने बड़ा षड्यंत्र रचा, कारगिल, बटालिन, द्रास, तुर्तुक, ऐसे क्षेत्र जहां सर्दियों के समय में -60 डिग्री टेम्परेचर होता है। अभी आप कल्पना कीजिए कि -60 डिग्री टेम्परेचर कितना होता है। यहाँ ज्यादा से ज्यादा प्लस में 45 टेम्परेचर होता है, 45, 47, और उल्टा चलिए इसमें माइनस में जाएंगे तो कितना विकट परिस्थिति होगी, जीवन कैसे जिया जा सकता है। लेकिन फिर भी फौज ऐसे एनवायरमेंट में जीती है, करती है, हमेशा डटी रहती है। आज भी हिंदुस्तान के सैनिक अपनी सीमाओं पर खड़े होकर के अपने कर्तव्य और दायित्व का निर्वाह करने, अपनी ड्यूटी को निभा रहे हैं। तब आप इस स्कूलों के अंदर पढ़ रहे हैं, शांति से अपने घर में रह रहे हैं और अपने जीवन को, अपने कैरियर को बनाने के बारे में सोच पा रहे हैं। उनका कितना बड़ा जो ये सहयोग इस राष्ट्र को है। तो धीरे धीरे क्योंकि उन्होंने उस तमाम पहाड़ियों के ऊपर अपना कब्जा जमाया, क्योंकि वहां पर एक समझौता था कि सर्दियों के समय में दोनों सेनाएं यहाँ पर नहीं रहेंगी, अपने अपने नीचे बेस कैंप में रहेंगी। हमारी सेना, हिंदुस्तान की फौज नीचे आ गई, लेकिन वो नीचे नहीं आई और वहां उन्होंने नए बंकर्स बना लिए, नए मैन पावर को वहां पर डिप्लॉय कर दिया, नए इक्विपमेंट, वेपन्स, आपका एम्युनिशन, राशन का बहुत भारी मात्रा में स्टॉक कर लिया। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि यहाँ से वापस जाएंगे। उनका इरादा था कि इस नेशनल हाईवे श्रीनगर को ले, इसको कट ऑफ करके पूरे ले वाले क्षेत्र को हम अपने कब्जे में करेंगे। इस इरादे से वहां पर बैठे हुए थे, लेकिन वो भूल गए। ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान की मिट्टी में और हिंदुस्तान के शेरों ने, सिपाहियों ने कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला करके उन दुर्गम पहाड़ियों पर बने हुए बंकर को उनका कब्रिस्तान बनाना शुरू किया। मेरी बटालियन भी उस समय कश्मीर वैली में थी, हमें भी द्रास सेक्टर में डिप्लॉयड किया गया और सबसे पहले तो रोलिंग टॉप को पुनः प्राप्त करने का हमें टास्क मिला। उस पहाड़ी पर हमने 22 दिन तक युद्ध लड़ा और उस समय जब युद्ध चल रहा था तो रात का टेम्परेचर -20 डिग्री, जो हड्डियों को कपकपाने वाली सर्दी थी। ऐसी सर्दी, स्पेशल इक्विपमेंट चाहिए, स्पेशल क्लोथिंग चाहिए, स्पेशल ट्रेनिंग चाहिए, लेकिन कुछ भी ऐसा स्पेशल नहीं बना था। बाकी जो नॉर्मल जहां जहां डिप्लॉयड थे उसको वहां पर उसी इक्विपमेंट, उसी क्लोथिंग के साथ डिप्लॉय कर दिया गया और हम भी उसी में इस तरह से शामिल हुए। वो युद्ध सिर्फ जीता गया तो हिंदुस्तान के सैनिकों के जोश, जुनून और जज्बे के कारण जीता गया। 22 दिन तक उस पहाड़ी के ऊपर युद्ध लड़ते रहे और एक एक करके मां भारती के बेटे अपनी मां के लिए शहीद होते रहे। उस पहाड़ी पर 2 ऑफिसर, 2 जूनियर कमीशन ऑफिसर और 21 जवान शहीद हुए।
तब जाकर के 12 जून 1999 को हिंदुस्तान की सेना को पहली सफलता के रूप में वो पहाड़ी उन्हें प्राप्त हुई। इसके बाद फिर हमें एक और टास्क मिला, टाइगर हिल, जिसका नाम आपने इंटरनेट के माध्यम से या किसी मैगजीन के माध्यम से जरूर सुना होगा। टाइगर हिल द्रास सेक्टर की सबसे ऊंची चोटी थी, जिसकी ऊंचाई 17,000 फीट ऊंची थी, जिस पर बर्फ ही बर्फ और ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम। उस पहाड़ी को पुनः प्राप्त करने के लिए एक टीम का गठन किया गया। उस टीम का नाम था कमांडो टीम घातक प्लाटून। उस टीम के अंदर नए और पुराने वो जवानों का चयन शुरू हुआ जो फिजिकली और मेंटली बहुत स्ट्रांग थे। तो बच्चों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि व्यक्ति की पहचान किसी ओहदे या रैंक से नहीं है, बल्कि उसके कर्म से, उसके कार्य से। मैं कोई विशेष शक्ति लेकर के धरती पर पैदा नहीं हुआ। मैं आप ही की तरह एक आम इंसान हूँ, माँ के गर्भ से पैदा हुआ एक बच्चा हूँ। कोई अलग से पहचान नहीं थी। लेकिन उस 22 दिन के काम के दौरान, उस लड़ाई के दौरान जो हमें काम मिला था 15 जवानों को, कि फॉरवर्ड में जो जवान हमारे लड़ रहे हैं उनको राशन और अम्लेशन पहुंचाना है, तो 15 में से हम 3 जवान ऐसे थे जो 22 दिन तक बिना खाए, बिना सोए, बिना रुके, बिना पिए हम चलते रहे, और उसी काम से हमारी पहचान बनी। ये तीनों जवान फिजिकली और मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है। इनको इस टीम के अंदर शामिल किया जाए। यहाँ जो मैंने सीखा, मैं आपको वो चीज भी बताना चाहता हूँ, क्योंकि अभी आप एजुकेशन टाइम, धीरे धीरे आप अपर क्लासेस में जाएंगे, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन आपके कोर्स होंगे, अपने करियर को बनाने के लिए आपके सपने होंगे कि मुझे ये जॉब करनी है, मुझे ये काम करना है। लेकिन कई बार जो आपने सोचा होता है, जो आपकी योग्यता के अनुसार आपको काम नहीं मिलता है, तो आप सोचते हैं मेरी योग्यता के अनुसार काम नहीं है, मैं इसको नहीं करूँगा। आप उसमें 100% एफर्ट डालेंगे ही नहीं, तो उस काम की क्वालिटी कैसे आपकी पहचान बना सकती है। आप हताश होंगे, निराश होंगे, मन में नेगेटिविटी थॉट्स आने शुरू होंगे। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ कि कोई भी काम मिले, काम कोई छोटा नहीं होता है। काम को कभी इस अपनी योग्यता के से तुलना मत कीजिए। वो काम आपकी योग्यता से कहीं बड़ा है, उसके महत्व को समझने का प्रयास करना। सबसे छोटा काम किसको समझते हैं? झाड़ू लगाने, सफाई। लेकिन इसके महत्व को अगर समझोगे, ये काम कितना इंपॉर्टेंट है, कितना महत्व रखता है। अगर वो सफाई कर्मचारी आपके दिन प्रतिदिन घर, गली, मोहल्ले, आंगन में झाड़ू ना लगाए, तो कितने कचरों का ढेर इकट्ठा हो जाएगा, कितने मच्छर, जीवाणु, कीटाणु पैदा हो जाएंगे। आप कभी शांति से कोई काम कर ही नहीं पाएंगे, बल्कि आप हॉस्पिटलों में एडमिट हो जाएंगे। उस काम के महत्व को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने भी उस चीज को अनुभव किया है। बचपन से सिर्फ एक ही सपना जीता हुआ आ रहा था कि लड़ाई होगी तो राइफल लेकर के मोर्चे पे खड़ा होगा और युद्ध लड़ूंगा। लेकिन जब वो समय आया तो राइफल की जगह मुझे थैला थमा दिया गया कि आपको ये काम दिया जाता है कि फॉरवर्ड में जो लड़ रहे हैं उनको जाकर के जनरेशन वही चाहिए। सुनिया, लेकिन अगले पर सोचा कि वो जो फॉरवर्ड में जवान बैठा है वो मेरी बदौलत बैठा हुआ है। अगर मैं उसको समय पर ऑपरेशन और राशन नहीं दूंगा तो वो कैसे लड़ पाएगा? वो तो हमारी बदौलत है। हमारा काम बहुत बड़ा है। उस काम को फिर जीना शुरू किया, और जब हम काम को जीते हैं तो वो काम नहीं लगता, वो एक खेल बन जाता है। और खेल को तो हम सब एंजॉय करते हैं, और जब काम को एंजॉय करने लगे तो ये समझ लीजिए कि आप उस काम के अंदर अपना 100 नहीं 200% लगा रहे हैं, और आप लगाने की काबिल भी हो सकते, प्रयास भी करते हैं। आप देखते हैं
आपको दौड़ाया जाए तो आप थोड़ी देर के अंदर थक जाएंगे, लेकिन आपको आपकी मनपसंद गेम खिलाया जाए तो आप सुबह से लेकर के शाम तक खेलते रहेंगे कि नहीं? क्यों? क्योंकि आपका वो फेवरेट है, आपका मन लग गया है, शरीर में थकावट भी नहीं होगी क्योंकि मन आपका गेम में है। शरीर कभी नहीं थकता है, हमारा मन थकता है, ये मन ही बॉडी को थकाता है। तो माइंड को इस तरह से हमें कन्वर्ट करना, इस तरह से उसको बनाइए कि मन के अंदर कभी थकावट होती है। बहुत सारे बच्चे इनमें से कोई है कि जो आपका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है, जब उसको पढ़ने बैठते हैं तो पूरी रात चली जाती है, पता नहीं चलता कि रात कब गुजर गई है। क्यों? क्योंकि आपका इंटरेस्ट था, आपने उस इंटरेस्ट, आपका मन से उसको पढ़ने में लगा, आपका ध्यान टाइम पे नहीं पढ़ने में था। और उस समय जब आपकी सांसें चल रही होती हैं, बहुत स्लो होती हैं, बहुत गहरी होती हैं, जब सांसें स्लो और गहरी होती हैं तो माइंड बिल्कुल शांत होता है, विचारों का कोई उथल पुथल माइंड के अंदर नहीं होता है। और जब माइंड शांत होता है तो पॉजिटिव थॉट्स की एक गंगा रहती है, फिर आप उसी जगह उसी वेव में बहते हुए चले जाते, पता ही नहीं चलता, अपना बॉडी थकती है। तो इस तरह से जब हमने उस काम को किया तभी हमारी पहचान बनी और तभी हमें उस टीम के अंदर शामिल किया गया। उस पहाड़ी पर दिन में नहीं चढ़ सकते थे क्योंकि हाइट बहुत ज्यादा थी, उस पर दूर से दूर हमारे मूवमेंट को देख सकता था, इसलिए रात का सहारा लिया। रात भर पहाड़ी पर चलते थे और दिन भर पत्थरों में चुपचाप पड़े रहते थे, फिर रात भर चलते थे। इस तरह से 2 रात और 1 दिन और टाइगर हिल टॉप के शिखर पर हिंदुस्तान के ये सैनिक -20 डिग्री टेम्परेचर में दुश्मन की भारी गोलाबारी के बीच कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला करके उस शिखर की तरफ बढ़ते रहे। और तीसरी ढाल का तीसरी रात का वो मंजर आज भी ऐसे दरसता है, शायद वो कल की ही तो बात है। मुझे याद है कि सुबह का वक्त होने वाला था, बिल्कुल 90 डिग्री की चट्टान जिस पर चढ़ना असंभव सा प्रतीत, चढ़ना मुश्किल। फिर रस्सियों का सहारा लिया, हम रस्सियों के सहारे उस पहाड़ी पर चढ़ना शुरू किया। वहां तक दुश्मन का डिप्लॉयमेंट, लेकिन अंधेरे की वजह से हमें तो नहीं दिखाई दी। जब इंसान चलेगा तो आवाज तो होगी, पहाड़ों पर चढ़ रहे हैं तो पत्थर भी फिसलेंगे, पत्थरों की आवाज हमारी आवाज से शायद दुश्मन सो रहा होगा, जग गया। उनको आभास हुआ कि हिंदुस्तान की फौज तो हमारे करीब पहुंच गई है। उन्होंने इस तरह से दोनों तरफ से फायर खोल दिया और हमारा रास्ता कट ऑफ हो गया। केवल 7 जवान ऊपर चढ़ पाए। ऊपर चढ़े तो 7-8 मीटर का बिल्कुल प्लेन स्पेस सामने दुश्मन के को बनकर हम 7 जवान ने जाकर के अंधाधुंध फायरिंग किया और उसमें बैठे हुए तमाम पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। टाइगर हिल टॉप मात्र 50-60 मीटर रहा होगा। उन्होंने देखा कि हिंदुस्तान की फौज तो हमारे बहुत करीब तक आ गई है। टॉप पर तो उनका एक कंपनी की डिप्लॉयमेंट का मतलब 150 ईस्टेंट वहां पर। उन्होंने हमारे ऊपर भारी तादाद में गोलाबारी बरसाना शुरू कर दिया, गोलियां चलानी शुरू कर दी, बम बरसाने शुरू कर दिए और हम ऐसी परिस्थिति में आ गए, ऐसी कंडीशन होगी कि एक कदम आगे रखते हैं तब भी हेडशूट है और एक कदम पीछे रखते हैं तब भी हेडशूट है। मरना निश्चित हो गया। फिर लगा कि मरना ही तो है, मरने से पहले जितने ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तानियों को मार सकते हैं, दुश्मनों को मार सकते हैं, हम मारेंगे। देश की मां जो अपने बेटे और बेटियों को संस्कार स्वरूप कहती हैं कि सीने का दूध पिलाया है,
सीने पर गोली खाना, कभी पीठ पर गोली खाना। तो हिंदुस्तान के ये बेटे और बेटियां अपने मां के कर्तव्य को साकार करने के लिए हिंदुस्तान के सैनिक अपने सीनों पर गोलियां खाते हैं, कभी पीठ पर गोली नहीं खाता। पांच घंटे तक वहां पर दुश्मनों के साथ लड़ते हैं और लड़ते लड़ते ऐसी परिस्थितियां, ऐसे पल को मैंने जिया है जो आप फिल्मों के अंदर देखते हैं कि गर्दन कटती है, घर चलते हैं और फिर भी वो दुश्मन से लड़ते हैं। किस तरह से एक सैनिक के अंग कट जाते हैं, लेकिन अंगों की परवाह नहीं करते, फिर भी वो लक्ष्य की तरफ बढ़ जाते हैं। मेरे साथी नौभाग्य की गोद में अपने प्राणों को त्यागते हुए चले गए। एक साथी मुझे फर्स्ट करने के लिए उसने हाथ आगे बढ़ाया, यहाँ पे गोली लगी, पूरा सर बाहर कर दिया। हाथ पकड़ा तो कुछ नहीं बोला, एक गोली पकड़ के कहा, वो मेरा ट्रेनिंग का साथी था, रूममेट था, उसको उसके मुख से भी आखिरी शब्द क्या निकला, उसको सीने में ठोस लगे, गोलियां लगी और फेफड़ों से खून की धार किस तरह से बहती है, मैंने उस पल को जिया कि एक साथी खड़ा होकर के फायर कर रहा है, वहीं पर हाथी का गोला गिरता है, उसकी यहाँ से गर्दन कट के जमीन पर गिर जाती है, और फिर उसका भागों का दूर तक चलता है, फिर गिर जाता है। मैंने उस पल को भी जिया कि मेरा साथी फिर एक और आगे बढ़ता है, फिर वहां पर एक और गोला गिरता है, उसके दोनों हाथ दोनों पैर कट जाते हैं, फिर भी वो राइफल को लेकर के करते करते मेरे खिलाफ साथी, मैं भी उनकी तरफ से मर चुका था। उनके कमांडर्स ने हमें रीचेक करने के लिए अपने साथियों को भेजा कि इनको गोलियां मार करके चेक करो इनमें से कोई जिंदा तो नहीं। तो मैं बेहोशी अवस्था में था, लेकिन इतना बेहोश नहीं हुआ था कि उनको देख ना सकूं या सुन ना सकूं। देख सकता था, सुन सकता था। तो पाकिस्तान के जवान जब हमारे जवानों की शरीरों के अंदर गोलियां दागते थे, बॉडी ऐसे चलती थी ऊपर की तरफ। इसने बगल वाले को मारा, सामने वाले को मारा, मैं भी यहाँ पे गोलियां मारी, पैर में गोलियां मारी। मैं देख रहा हूँ कि धुआं निकल रहा है, लेकिन उस गोली की पीड़ा को चुपचाप बना सकता है। उनको यकीन हो गया कि उनमें से कोई जीवित ही नहीं। फिर उन्होंने मेहमान के क्रूरताओं का तांडव शुरू किया। हमारे जवानों की बॉडियों में दूध की ठोकरें, गालियां, पत्थर मारने शुरू किए। ये सब कुछ बड़ा सहता रहा, देखता रहा। काफी देर के बाद उनके कमांडर ने बोला, नीचे जो हिंदुस्तान का पोस्ट इसके ऊपर हमला कर दो। चिड़ी आवाज मेरे कानों तक गई तो मुझे लगा कि आज तो मेरे पूरे साथी शहीद हो जाएंगे। और ऊपर वाले से एक ही प्रार्थना करी कि मुझे इतने जिंदा रख देना कि मैं अपने साथियों तक सूचना दे सकूं, ताकि वहां पर वो बिल्डअप हो जाए और नए साथियों का वहां पर जवाब हो, दुश्मन का जब हमला हो तो उस हमले को नकारा जा सके, उस हमले को तोड़ा जा सके। बस यही प्रार्थना करता हूँ। बच्चों अगर निस्वार्थ भाव और सच्ची श्रद्धा के साथ उस परम पिता परमेश्वर को अगर हम याद करते हैं तो शक्ति जरूर साथ देती है। चुपचाप पड़ा रहा, चारों तरफ लाशों के ढेर थे। ये 19 साल का लड़का जहां तक देख सकता था सिर्फ बर्फ और पहाड़ के सिवा कुछ नजर नहीं आता। अपने साथियों की लाशों के बीच बड़ा रोता रहा, बहुत देर तक रोया, फिर अपने आप को संभाला, चिंतन करने लगा कि किस तरह से मैं नीचे जाऊं। और जब हम चिंतन करते हैं तो आत्मचिंतन बनता हुआ चला जाता है और हम अपने आप को जानने की कोशिश करने लगते हैं। हम अपने आप, ये शरीर योगेंद्र यादव नहीं, ये शरीर के अंदर जो एक जीवात्मा वो योगेंद्र यादव। जब हम उससे कनेक्ट होते हैं तो शायद हम परमात्मा से कनेक्ट हो जाते हैं। मैं ये सोच ही रहा था कि नीचे कैसे जाऊंगा। जब अपने आप को चिंतन में गया तो एक
क्योंकि इस ब्रह्मांड के अंदर न जाने कितनी शक्तियां हैं, कितनी ऊर्जा है, हमें वो दिखती ही नहीं। हम उसको कभी देखने की चेष्टा ही नहीं करते, हम उसको जानने की कोशिश ही नहीं कभी करते। अगर आप अपने आप को जिस दिन अपने जानना शुरू कर दिया तो आप इस ब्रह्मांड की शक्तियों को भी जानना शुरू करेंगे, और ये ब्रह्मांड की शक्तियां सिर्फ आपके लिए ही, आपके उपयोग के लिए, तभी आपको मिल भी सकती है। तो तभी एक आवाज आई, इस नाले से लुढ़क जा नीचे। मैं विस्मित हुआ, आश्चर्यचकित हुआ, फिर लगा शायद हो सकता है दुश्मनों ने तो नहीं बोला होगा, चुपचाप फिर दोबारा से बोला, योगेन इस नाले से नीचे की तरफ चला जा। ये हड्डियां आपस में टकरा रही थी, वैसे में पीड़ा हो रही, हड्डी पूरी निकल के बाहर थी, एक टूट करके लटक गया था। इस हाथ पे से बांधने की कोशिश करने लगा, बंधा भी नहीं, फिर लगा कि शायद कट गया है, फिर मन में आया कट गया तो उसको तोड़ करके फेंक देता हूँ। ऐसे पकड़ करके झटका मारा, तोड़ने की कोशिश करी, टूटा नहीं, फिर कमर पे फेंका, बेल्ट में फंसाया और उस बताए हुए रास्ते से मैं नीचे उड़ा। 500 मीटर नीचे लुढ़कते लुढ़कते जब नीचे आया तो एकदम से गड्ढा आ गया, एक हाथ से पत्थर पकड़ करके लटका हुआ था। तब मुझे लगा यार मैं पाकिस्तान की तरफ आ गया। फिर नीचे देखा तो मुझे मेरे साथी नजर आए, उनको आवाज दिया, वहां से मुझे उठा करके ले गए। बच्चों में आपको प्रमाणित एक तौर से बता सकता हूँ, कह सकता हूँ, अगर हम अपने आप से कनेक्ट होकर के परमात्मा से कनेक्ट होकर, परमात्मा ने अगर आपका हाथ पकड़ लिया है तो दुनिया की कोई ताकत आपकी क्षति नहीं पहुंचा सकती। ये 500 मीटर पत्थरों में लुढ़कता हुआ नीचे आया हूँ, और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सच के कि जो गोली और ग्रेनेड के जख्म थे उसके सिवा इतनी भी खरोंच नहीं है। वो सिर्फ परमात्मा का ही हाथ नीचे आके साथी आकर के उन्होंने मुझे नाले से निकाला। तो जिस तरह से फिल्मों के अंदर देखते हैं कोई ग्रेनेड फटता है, पूरी ड्रेस फट जाती है, सेम कंडीशन थी। कोई कह ही नहीं रहा था कि जिंदा रहेगा, सबको ये था कि अभी मर जाएगा थोड़ी बहुत देर के बाद। लेकिन मेरे अंदर विश्वास था कि मैं जिंदा रहूं, और उसी विश्वास की बदौलत आज खड़ा भी हूं मैं आपके पास। क्योंकि दुश्मन ने इतनी बुरी तरह से मेरे शरीर के ऊपर गोलियों की बौछारें करी, यहाँ पर भी गोली चलाई, लेकिन यहाँ पर पर्स था, पर्स में 5-5 रुपए के सिक्के भी थे। इस देश को भारत माता बोलते हैं ना, क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये माँ जैसे कर्तव्य और दायित्व का निर्वहन करती है, इसीलिए इसको माँ पुकारा जाता है। और माँ भारती अपने बेटों की वीरता, शौर्य, पराक्रम और बलिदान को कभी दफन नहीं होने देती है। किसी न किसी एक को जरूर मारना चुनती है। शायद माँ भारती ने वो माध्यम ही चुना होगा, तभी तो वो गोली जाकर के 5 रुपए के सिक्कों पे लगी, नहीं तो वो 1 इंच इधर भी हो सकती थी। और आज मैं आपके बीच में, तो उनको सबको ये था कि अभी मर जाएगा, मेरे अंदर भी था, मैं मरूंगा नहीं। फिर उनको तमाम ऊपर का घटनाक्रम बताया कि ये कहानी हुई तो ये होने वाली है, आप लोगों के ऊपर हमला होने वाला। ये दिन का 1:30 बज रहा था। मुझे फिर वहां से कमांडिंग ऑफिसर के पास भेजा गया। कोई ऐसे साधन संसाधन नहीं थे जिसका लिटा करके दिखा करके मुझे वहां पर भेजा जा सके। जवान कंधे पे डाल करके मुझे वहां पर लेकर के आए। शाम हो गई थी, इतना लहू बह चुका था कि मुझे भी दिखाई देना बिल्कुल बंद हो गया, लेकिन हिम्मत नहीं हारी थी, हौसले बुलंद थे, धैर्य को नहीं खोया, अपने मानसिक संतुलन को बना करके रखा कि मुझे कुछ नहीं। उनको भी यही चीज बताया, साहब यहाँ पर अभी हमला होने वाला है, ऊपर इस तरह की घटनाक्रम हुआ। आखिर में बोलते हैं जवान की रिक्वायरमेंट क्या है? साहब जवान की रिक्वायरमेंट परमिशन और फील्ड भर्ती की है, कि खाने के लिए नहीं चाहिए। 72 घंटे से भी ज्यादा का समय हो गया था। एक बड्डी प्लेयर हमने सिर्फ पार्ले जी वाला बिस्कुट का पैकेट, उसमें से आधा बिस्कुट का पैकेट खाया था,
आधा तो बैलेंस ही है सर। इतना कहते कहते फिर डॉक्टर ने कौन सा इंजेक्शन लगाया, फिर मुझे पता ही नहीं कहां पर। 3 दिन के बाद होश आया, देखा ऊपर पंखा चल रहा है, पता चला कि मैं 92 बेस हॉस्पिटल श्रीनगर, और वहीं पर मुझे सूचना मिली कि उसी रात को दोबारा से हमारे बंदों ने, हमारी टीम ने हमारी फौज ने अटैक किया और बिना कुछ कैजुअल्टी के टाइगर हिल टॉप के ऊपर विजय पताका फहराया। टाइगर हिल की जीत के बाद कारगिल युद्ध का युद्धन हो गया था, सीजफायर हो गया, और आज हम 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। मुझे भी वहां से दिल्ली रेफर कर दिया और 16 महीने हॉस्पिटल में रहा, और 16 महीने के हॉस्पिटल के ट्रीटमेंट के बाद मैं वापस भाग के सेना में गया और 25 साल 5 दिन की सेवा करके पिछले साल की सेवा निवृत्त हुआ हूं, लेकिन अपने कर्तव्य और दायित्व से निवृत्त नहीं हूं। आज जो सैनिक तो अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी को निभा रहे हैं, आज आप लोगों का जो कर्तव्य, जो ड्यूटी है, वो है आपका ज्ञान प्राप्त करना। आपने मन मस्तिष्क में इस समझ को बढ़ाना, नंबरों को गेन करना आपका मकसद नहीं होना चाहिए। हम नंबरों के लिए ना पढ़ें, बल्कि ज्ञान के लिए, क्योंकि शिक्षा का मतलब ही होता है समझ, संस्कार, संस्कृति, सरलता आपके व्यवहार के अंदर आए तो आप शिक्षित हैं, वरना आपने तो सिर्फ नंबरों और डिग्री वाली शिक्षा प्राप्त कर ली। अगर आपकी समझ विस्तृत है, आप किसी संकुचित विचारधारा में नहीं हैं, तो आप एजुकेटेड हैं, आप शिक्षित हैं। तो जीवन का एक उद्देश्य रखना कि हमें एजुकेटेड होना है, हमें शिक्षित होना है, ना कि हमें डिग्री वाली शिक्षा प्राप्त करनी। मैं भी जब फौज में भर्ती हुआ 10वीं पास था, लेकिन उसके बाद 12th किया, बीए किया, बीएड किया, और अभी एलएलबी कर रहा हूं। अभी यहां से जाने के बाद सुबह मेरी परीक्षा है, 11 बजे से मेरी परीक्षा है, लेकिन मेरा मन था कि मैं आप लोगों के बीच आऊं और आप लोगों को उन वीरों की शौर्य गाथा सुनाऊं जिन्होंने हमारे लिए अपने आप को कुर्बान किया है। आप अपने जीवन का ऐसे आदर्श व्यक्ति बनाइए जो आपके व्यक्तित्व को, आपके पुरुषार्थ को और आपके चरित्र को हजारों हजारों साल तक जिंदा रखे। 100 वर्ष की अवस्था लेना जरूरी नहीं है, जरूरी है कि कम उम्र में भी हमारा व्यक्तित्व, हमारा पुरुषार्थ, हमारा चरित्र का रिश्ता इतना ऊंचा हो कि हम हजारों हजारों वर्ष तक दुनिया में जीवित रह सकें। 100 वर्ष की अवस्था लिया, लेकिन चरित्र और व्यक्तित्व, पुरुषार्थ आपका नींव स्तर का रहा, तो ऐसे तो दुनिया आती है, दुनिया चली जाती है, कौन पूछता है? कितने लोग इस धरती पर रोज पैदा हो रहे हैं और कितने लोग इस धरती से रोज विराम हो रहे हैं? कोई जानता है? कोई जानता है? नहीं जानता ना। लेकिन अगर ऐसे कर्म करके जाओगे, ऐसे कर्म करते हुए इस धरती से जाओगे, तो दुनिया आपको याद रखेगी। एक सैनिक जब शहीद होता है तो पूरा मुल्क होता है, पूरा मुल्क, क्योंकि वो अपने लिए नहीं, अपने देश के लिए मरता है। और हम सबको उनके लिए कृतज्ञ होना चाहिए, उनको बार बार नमन करना चाहिए और अपने जीवन का एक आदर्श उनमें से कोई ना कोई बनाना चाहिए। आपके अगर आदर्श अच्छे होंगे ना, तो आप ये देखिए आपका जीवन बहुत ऊपर बुलंदी होता चला। युवाओं का राष्ट्र है, युवा है आप, और युवा इस राष्ट्र की ताकत है, शक्ति है, ऊर्जा है। और इस शक्ति को, ऊर्जा को इस राष्ट्र के उत्थान में और इसके सामर्थ्य में बनाने के लिए आपकी ऊर्जा शक्ति लगनी चाहिए। तो 2 लाइन कह करके मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। युवाओं का राष्ट्र, युवाओं की तरफ से 2 लाइन कह रहा हूँ। एक सांसों के तराने हिंद का नवगान गाएगा, हमारा शौर्य धर लेकर वो चंद्रयान गाएगा,
हमारे प्राण माता भारती के पर समर्पित हैं। हमारी लहू का हर कतरा हिंदुस्तान का आएगा, हिंदुस्तान का। और एक चीज और कहना चाहता हूं कि सांस हम सभी लेते हैं, सांस ले रहे ना, सांस से जीवन है, जीवन ही सांस है। और इन सांसों को जिसने पहचान लिया, जिसने साध लिया, वो अपने व्यक्तित्व पुरुषार्थ और जीवन को साध लेते हैं। सांस ही हमारे माइंड को कंट्रोल करती है, और जिसका माइंड कंट्रोल में है तो उसकी बॉडी कंट्रोल में है, और जिसकी बॉडी कंट्रोल में होगी उसका जीवन पथ कंट्रोल में। तो ये आप पर अनुशासित बनाती है, आपके अंदर वो ब्रह्मचर्य का, वो पुरुषार्थ का परिपालन करने का आपको प्रेरित करती है। और जिसने अध्ययन के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन किया है, जिसने अपनी सांसों को साधा है, तो वो अपने जीवन के साथ आपका और तमाम टीचर्स, प्रिंसिपल, बुजुर्ग सबके चरणों में नतमस्तक होकर के, दंडवत होकर के प्रणाम करता हूँ। और प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। एक बार जोर से भारत माता की जयकारा बोलेंगे। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! उम्मीद करता हूं आज का यह वीडियो आप सबको बहुत पसंद आया होगा। हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं। हर हालत पर हमें अपने देश के लिए अपना बेस्ट हमें देना चाहिए। हम भले ही अलग अलग फील्ड में काम कर रहे हों, जहां भी हम कुछ कर रहे हैं अपना सर्वोत्तम देने का प्रयास करना चाहिए। हम दुआ करते हैं परवरदिगार से परमवीर योगेंद्र सिंह यादव जी को लंबी उम्र दे, हमारी भारतीय सेना को हौसला दे कि देश की सेवा करने में कतई पीछे ना हटे। आज के लिए इतना ही। बहुत ही जल्दी एक और नई वीडियो के साथ आपके साथ मैं हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। वंदे मातरम, जय हिंद।